गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी 9th क्लास जिसमें हम अर्थशास्त्र का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं। इसमें हमने पहले कुछ टॉपिक्स की रीडिंग कर ली थी और मेनली अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में अब हमारे 2 टॉपिक्स पेंडिंग हैं। आज हम रीडिंग करेंगे जिस टॉपिक की, उसमें सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है जनसंख्या की गुणवत्ता। देखो पहले हमने क्या पढ़ा, पहले हमने मेन जो पढ़ा वो अक्षेत्र के बारे में पढ़ा। प्राथमिक अक्षेत्र, द्वितीय अक्षेत्र और तृतीय अक्षेत्र। प्राथमिक अक्षेत्र में वो चीज़ें आती हैं जो कृषि से संबंधित होती हैं और द्वितीय में मीन्स विनिर्माण का कार्य आता है, जैसे फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं और जो कृषि से उत्पादन तैयार होता है, कृषि से जो सामान तैयार होता है उसकी प्रोसेसिंग जो की जाती है उसका जो विनिर्माण होता है और वो कहाँ होता है, फैक्ट्री वगैरह में उनका जो विनिर्माण का काम है तो वो द्वितीय का क्षेत्र में आती हैं। फिर इन दोनों की जो सेवा का काम करते हैं उन्हें तृतीय क्षेत्र में लिया जाता है, जैसे शिक्षा देने वाले जो अध्यापक हैं, स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले जो डॉक्टर हैं, बैंक सेवाएं देने वाले और अन्य जो सेवाएं हैं जिनकी वजह से ये जो अन्य जो 2 क्षेत्र हैं इनकी सहायता होती है। तो इनकी सहायता करने के लिए कौन बने हैं, तृतीय क्षेत्र वाले बने हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि जो अनियमित रोजगार होते हैं वहाँ देखो यहाँ पे पढ़ा था अनियमित रोजगार कि उसमें कोई सुरक्षा नहीं होती उनकी। वैसे इसमें मेनली हमने जो पढ़ा था वो महिलाओं के रिगार्डिंग पढ़ा था कि महिलाओं के लिए वहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं होती, कोई कानून वगैरह नहीं होते, उनको कोई प्रसूति अवकाश, शिशु देखभाल या अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। लेकिन जो संगठित क्षेत्र होते हैं वहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ उनको काफ़ी तरह की सुविधाएँ दी जाती हैं। ऐसा ही और जो जैसे पुरुष लोग होते हैं जब वो अनियमित रोजगार होता है उनके पास रेगुलर, तो उनके पास भी कोई सुरक्षा नहीं होती। लेकिन जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, किसी स्कूल में काम कर रहे हैं, ये सारे संगठित क्षेत्र के अंदर आते हैं। बड़ी किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो वो संगठित क्षेत्र, वहाँ पर उनका संगठन हो जाता है जो काम करने वाले हैं, तो उसमें बहुत सारी सुविधाएँ मिल जाती हैं। तो आज हम पढ़ते हैं जनसंख्या की गुणवत्ता कि जो जनसंख्या है उसकी क्या क्या गुणवत्ता होती हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। अब देखो ये एक तरह से क्वेश्चन राइज होगा कि जनसंख्या की गुणवत्ता किसके ऊपर आधारित है, साक्षरता दर पर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल पर निर्भर करती है। कि अगर देश की जनसंख्या की अच्छी गुणवत्ता कब होगी, अगर किसी देश के लोग अच्छी वहाँ पर साक्षर हैं, उनकी जो जीवन प्रत्याशा है वो उससे निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा की वजह से जो उनका स्वास्थ्य है। तो देखो मेन तो हम ये कह सकते हैं कि साक्षरता दर और जो उस व्यक्तियों का स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सुविधाएं, स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो भी पॉइंट्स होते हैं, जो मेन मुख्य बिंदु होते हैं वो, और देश के लोगों को कितना कौशल आता है कि उनके अंदर जो वो कितने कामकाज को कर सकते हैं, किस तरह के कामकाज में ज़्यादा निपुण हैं, कौन कौन से कौशल उनके पास है। तो इन चीज़ों की मेनली इन 3 चीज़ों के ऊपर जनसंख्या की गुणवत्ता डिपेंड करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है और जनसंख्या की अगर गुणवत्ता अच्छी होगी ना तो देश की जो समृद्धि है, जो डेवलपमेंट रेट है किसी भी कंट्री का, उसको शो करेगा। साक्षर और स्वास्थ्य जनसंख्या परिसंपत्तियां होती हैं। साक्षर और जो स्वस्थ जनसंख्या होती है ना, मीन्स शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या, स्वस्थ लोग, वो क्या होते हैं, वो परिसंपत्ति होती है, मीन्स एक तरह से खजाने का काम करते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिक्षा के बारे में। शिक्षा अपने जीवन के आरंभिक वर्षों की सकल की शिक्षा ने बाद के वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया। देखो उसने अपने जो उसका लाइफ का जो स्टार्टिंग पार्ट था उसमें उसने शिक्षा के ऊपर अच्छा फोकस किया। अब उसने अच्छा फोकस किया शिक्षा के ऊपर, तो आगे बाद के जो साल थे उसमें सकल को क्या मिला, एक अच्छी नौकरी मिल गई, तो आगे के जो उसका फ्यूचर था, जो उसका भविष्य था वो सुरक्षित हो गया। अब उसे कोई चिंता नहीं करने की ज़रूरत किसी तरह की। नेक्स्ट
हमने देखा कि सकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत था। तो मतलब अब किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए जो शिक्षा होती है वो एक महत्वपूर्ण आगत होती है, इनपुट्स होता है। इसने उसके लिए नए एक्सचेंज खोले, नई आकांक्षाएं दी और जीवन के मूल्य को विकसित किया। अब उसकी जो शिक्षा थी उसी ने उसके जीवन को एक मतलब जो जीवन का मूल्य था उसको विकसित किया, उसके लिए नए नए रास्ते खोल दिए, नई नई उम्मीदों को बढ़ा दिया। न केवल सकल के लिए बल्कि समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान है। यह राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है। मतलब जो शिक्षा होती है उससे किसी राष्ट्र की आय और जो सांस्कृतिक समृद्धि है उसमें भी क्या होता है, उसमें भी वृद्धि होती है। प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ाती है, और जो प्रशासन की कार्यक्षमता है, काम करने का जो तरीका है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है कि जो प्राथमिक शिक्षा है ना उसमें सार्वजनिक पहुंच होनी चाहिए और उसको धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया कि लोगों को जो प्राथमिक शिक्षा मिलती है, जो प्राइमरी एजुकेशन दी जाती है वो कैसी होनी चाहिए, वो हर किसी की पहुँच में होनी चाहिए, सार्वजनिक पहुँच। ये नहीं कि 2-4 लोग ही शिक्षा ले सकते हैं, पूरे समाज को शिक्षा मिलने का अधिकार होना था, वो मतलब कानून बनाया गया और उसको अच्छे से धारण कर सके, उसमें उसको अच्छी गुणवत्ता प्रदान की जा सके, ऐसा प्रावधान किया गया है। इस मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया है। प्रत्येक जिले में नवोदय जैसे प्रगति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की गई है। देखो नवोदय विद्यालय जैसे अपने यहाँ पाबड़ा जो गांव है बरवाला के पास, यहाँ पर एक जवाहरलाल नवोदय है। तो वो क्यों खोला गया है, वो इसीलिए है कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर जो गांव के अच्छे होनहार बच्चे हैं या शहर के होनहार बच्चे हैं उनको एक मौका मिले अपनी पढ़ाई अच्छे से करने का। तो देखो जो जवाहरलाल ये जो नवोदय होते हैं इनमें नवोदय विद्यालय होते हैं, इनमें क्या होता है एजुकेशन का एक थोड़ा सा हाई लेवल होता है, बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है और एक तरह से मुफ्त भी होती है, बहुत ही अगर कॉस्ट वगैरह होती है तो बहुत ही कम होती है। तो देखो कम खर्चे में इतनी अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए टेस्ट वगैरह देना होता है और तब जाकर अगर आपका वो टेस्ट क्लियर हो जाता है फिर उसके हिसाब से एडमिशन किया जाता है। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध करवाने के लिए व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई हैं। अब तो देखो बड़ी संख्या में जो हाई स्कूल के विद्यार्थी होते हैं, हायर स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध करवाने के लिए व्यावसायिक शाखाएं खोली जाती है। व्यावसायिक शाखाएं मीन्स जो ये ITI वगैरह होती है ना, ये सब खोली जाती है। ये किस लिए होती है, ITI में यही तो होता है, बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है काम करने की। देखो वहाँ पर कहीं किसी के पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड होती है, किसी के पास फील्डर ट्रेड होती है, किसी के पास कोपा जो कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, और जो बिजली से रिलेटेड होगा उसके पास इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक मिलेगी, और जो फील्ड ये जो वेल्डर वाले होते हैं मीन्स जो वेल्डिंग से संबंधित काम होता है, लोहे का मतलब उनको लोहे की जो वेल्डिंग वगैरह की जाती है उसके अंदर होता है। और भी बहुत सारे डीजल, एक शायद डीजल के नाम से कोई फील्ड होती है। तो बहुत सारी ऐसे अलग अलग जो काम हैं हम करते हैं उनकी फिर वहाँ पर ITI के अंदर ट्रेड होती है, उसी के अंदर फिर आप एडमिशन लेते हैं हायर एजुकेशन के बाद। जैसे किसी ने 10th पास कर ली तो वो अगर 10th बेस पे उसके पास आसपास ITI में कोर्स उपलब्ध है तो वो वहाँ एडमिशन ले लेगा और अच्छी ट्रेनिंग लेकर क्या कर सकता है, जल्दी ही अपना एक कौशल हासिल करके अपने मतलब जो भविष्य जो है उसका जीवन जो है उसको सुरक्षित कर सकता है। आगे शिक्षा पर योजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना के 151 करोड़ रुपए से बढ़कर 11वीं पंचवर्षीय योजना में 3766.90 करोड़ रुपए हो गया है। यहाँ देखो क्या कहता है, बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ हमारे एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड। यह कहते हैं कि शिक्षा योजना पर जो पहली हमारी पंचवर्षीय योजना थी, देखो पंचवर्षीय योजनाएं क्या है कि देश के अच्छे विकास के लिए जवाहरलाल नेहरू द्वारा योजना मतलब पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी। अब इसके तहत क्या किया जाता था, इसके तहत हर 5 साल के अंदर अलग अलग चीज़ों के अंदर विकास करने के लिए टारगेट रखा जाता था और उस टारगेट को पूरा करने की कोशिश की जाती थी। अब यहाँ कहता है कि पहली पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के ऊपर 101 करोड़ रुपए का मतलब ये योजना बनाएगी कि इसमें कितने होंगे 151 करोड़ रुपए खर्च किए जा सकते हैं और इतने रुपए हमें करने हैं यूज़। लेकिन आज जो 11वीं पंचवर्षीय योजना तक ये आंकड़ा कहाँ पर पहुँच गया, ये आंकड़ा 3766.9 करोड़ रुपए हो गया।
इतने करोड़ रुपए देखो शिक्षा के अंदर यूज़ होते हैं। लेकिन आप देख सकते हो सरकारी जो विद्यालय, देखो आज तो काफ़ी सुधार भी हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल ही बुरा हाल है, नहीं, चाहे देखो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, लेकिन एक सिस्टम ये बन चुका है कि जो शिक्षा है वो कैसी दी जा रही है, वो एक सिर्फ कमाई का जरिया बन चुकी है, एक अर्निंग का जरिया बन चुकी है, उसमें इतनी अच्छी वो क्वालिटी नहीं आ रही। अब बच्चे हैं, बच्चों के अंदर मतलब वो क्वालिटी नहीं है, बच्चे 10th पास कर जाए, कोई 10th में पहुंच गया, कोई 8th में पहुंच गया, लेकिन उनको बेसिक ही नॉलेज नहीं होती। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं। तो इतना सारा जो रुपया है, अगर शिक्षा के ऊपर प्रॉपरली इसको यूज़ किया जाए ना, तो हमारा देश हमारे देश के अंदर जो साक्षरता दर है ना, वो क्या हो सकती है, वो अच्छे से बढ़ सकती है। बहुत अच्छी क्वालिटी वाली आंकड़ों में आपको हमारे रेट बहुत अच्छे मिल जाएंगे, बहुत सारे जो मतलब रिकॉर्ड के हिसाब से मिल जाएगा कि इतने बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ नाम मात्र पढ़ते हैं, वो कितना स्कूल में जा पाते हैं कितना नहीं जा पाते। सरकारी विद्यालयों की अगर बात करें तो उनमें भी ऐसा पहले थोड़ा ज़्यादा था, आजकल देखो केयरिंग होने लग गई है, क्योंकि देखो अब थोड़ा सा शिक्षा के अंदर बदलाव हो रहा है। एक खास बात और बता देता हूँ मैं तुम्हारे लिए। अब जो सरकार है हमारी इस प्रेजेंट टाइम में, वो एक योजना बना रही है शिक्षा नीति में बदलाव करने की। उसमें एक योजना ऐसी चल रही है कि आगे जाकर बच्चे को कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका मन, आपने जैसे +1 में हिस्ट्री ले रखी है और हिस्ट्री के साथ आपका मन करता है कि मैं एक सब्जेक्ट साइंस का, मुझे केमिस्ट्री अच्छी लगती है, मुझे फिजिक्स अच्छी लगती है, मुझे बायो अच्छी लगती है, तो मैं वो ले लूँ। तो सरकार इसके ऊपर काम करने लग रही है कि आगे से बच्चा जो स्ट्रीम है, जो नॉन मेडिकल, ये मेडिकल, ये जो झंझट है ना, इसको ख़त्म कर दे। बच्चा अपनी मर्जी से जो मन करता है वो सब्जेक्ट पढ़े। अगर उसको हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स के साथ उसको फिजिक्स पढ़नी है तो वो फिजिक्स भी पढ़ सकता है। अगर उसको मैथ पढ़ना है तो मैथ पढ़ सकता है। अगर उसको बायो पढ़नी है तो बायो भी पढ़ सकता है। और भी काफ़ी चेंजेस कह रहे हैं, मैंने आज ही न्यूज़ में सुना था, काफ़ी सारे चेंजेस होने की संभावना है। तो देखो अगर ये ऐसे चेंजेस अगर अच्छे से कर दिए जाते हैं तो हमारी एजुकेशन का जो हाल है वो काफ़ी और बदल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा सुधर जाएगा। तो अब हमारे वापस टॉपिक पर आते हैं कि देखो कितना खर्चा होता है शिक्षा के ऊपर। बजट के अंदर एक बहुत मोटी अमाउंट जो है एजुकेशन के लिए रखी तो जाती है, लेकिन उसको इतना अच्छे से यूज नहीं किया जाता। लेकिन अगर फिर भी रियलिटी देखी जाए तो वो काफ़ी कम ही है कंपेयर टू अदर कंट्री। जो डेवलपिंग कंट्री है, जो कई ऐसी कंट्रीज है जो शिक्षा के ऊपर अच्छा खर्च करती है, हम बहुत ही थोड़ा सा कम ही खर्च कर पाते हैं। अगर उसको बढ़ा दिया जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। सकल घरेलू उत्पाद जो हमारी GDP होती है के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर 1951 और 52 मतलब इस साल जो खर्च किया गया था वो 0.64% किया गया था। मतलब जो टोटल बजट होता है उसके अंदर से इतना जो GDP होती है उसके अंदर से इतना खर्च शिक्षा पे होता है। इससे बढ़कर 2015 और 16 में 3% बजटीय अनुमान हो गया। तो देखो 3% हुआ, लेकिन फिर भी अगर हम और चीज़ों में क्या पता युद्ध वगैरह के लिए हम जो हैं वो उनमें ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। देखो ऐसा मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ कर रही है, युद्ध वगैरह पे ऐसी चीज़ों पे पैसा लगाने में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, न कि शिक्षा, लोगों के जो मतलब हालत है उसको सुधारने में ज़्यादा फोकस हो जाए। लेकिन युद्ध वगैरह के लिए भी क्यों किया जाता है, क्योंकि आजकल सभी देश दूसरे देशों से, काफ़ी सारे ऐसे देश हैं दूसरे देशों पर नज़र टिकाए बैठे हैं कि मैं इसे कैसे बर्बाद करूँ। जैसे हमारे आसपास भी कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं, नाम नहीं लूँगा मैं उनका, बताइए तुम्हें कौन सी हो सकती हैं। इसके बाद केंद्रीय एवं राज्य सरकार के दस्तावेज के द्वारा बजटीय अनुमान 2017-18 में बढ़कर 2.7% बताया गया। तो देखो ये अलग अलग आंकड़े बताए गए कि इसमें पहले शिक्षा का कितना आंकड़ा था, शिक्षा के ऊपर कितने % खर्च किया जाना है और उसमें कितना अलग अलग टाइम पीरियड दिए हुए हैं। इससे साक्षरता दर 1951 के 18% से बढ़कर 2011 में 74% हो गई है। मतलब पहले अगर टोटल अभी तक देखी जाए ना साक्षरता दर, वहाँ पर कितनी थी, 18% थी। आज भारत में 74% साक्षरता दर हो गई है। लेकिन अगर देखा जाए तो कितने लोग जो हैं एजुकेटेड जरूर हैं, लेकिन वो जॉबलेस हैं। हमारी शिक्षा में यही सुधार मेन करना चाहिए कि बच्चों को ऐसी एजुकेशन मिले जिससे वो एक अपनी मतलब जॉब वगैरह या फिर जो अपना कौशल है उसके अंदर स्किल डेवलप कर सके। लेकिन ऐसा सिर्फ एक कागजों में दिखा दिया जाता है। जैसे अभी मोदी के द्वारा कुछ साल पहले कौशल
स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाए गए थे। तो बहुत सारे क्या हुए थे, पैसा कमाने के लिए बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे मतलब जो थोड़े बहुत माइंडेड पर्सन थे, उन्होंने क्या किया, अलग अलग जगह पर अपने इंस्टीट्यूट या ऐसे छोटे छोटे सेंटर बना दिए कि ये स्किल डेवलपमेंट के लिए। हालांकि वहाँ पैसा इतना अच्छे से कुछ नहीं सिखाया जा रहा था, सिर्फ गवर्नमेंट से अर्निंग के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट उनको हेल्प मतलब एक तरह से फंड प्रोवाइड करवा रही थी। तो दिखाने में तो वहाँ पर इतना कुछ दिखा दिया गया रिकॉर्ड के अंदर कि हमने ये किया, नहीं ये किया, लेकिन अगर उसकी अच्छे से चेकिंग की जाए तो वो बहुत ही कम होता है। तो ऐसा बुरा हाल हमारे यहाँ है, इस बुरे हाल को हमें सुधारना चाहिए। यहाँ भी यही है कि 18 से 74 होगी, क्या 74% हो गई तो क्या सभी लोग अच्छे से अपनी ये 74% अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड कर पा रहे हैं? क्या इनका जीवन सुरक्षित है? नहीं है। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है, बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्य का ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है। देखो साक्षरता क्या कहती है, साक्षरता को सिर्फ ये नहीं कि वो अपने जो कर्तव्य, जो उसको एक अच्छा नागरिक मतलब नागरिक का अधिकार नहीं देती, उसके साथ साथ नागरिक अपने कर्तव्य का जो उसकी ड्यूटीज़ हैं उसको किस तरह से कर सकता है और उसके जो अधिकार हैं उनसे किस तरह से वो फ़ायदा उठा सकता है, ये सारी चीज़ें कौन देता है? अच्छी शिक्षा देती है। तथापि जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है, लेकिन फिर भी जनसंख्या के जो अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनके अंदर क्या मिलता है? अलग अलग काफ़ी अंतर पाया जाता है। देखो जनसंख्या के भाग कैसे, जैसे महिलाएं हैं, पुरुष हैं, ये सब जो हैं। तो देखो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 16.6% अधिक है, ये पुरुषों से ज़्यादा होगी। आपके देखो बेटा क्या हो सकता है कि जो आपके पास बुक हो उसमें थोड़ा बहुत रिकॉर्ड चेंज हो सकता है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं कि सर मेरी बुक में तो कुछ और लिखा, मेरी बुक में कुछ लिखा। ये देखो ये रिकॉर्ड होते हैं बेटा। अब जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, जो नई नई बुक्स आती हैं उसमें इन रिकॉर्ड को भी क्या करते रहते हैं? अपडेट करते रहते हैं। तो हो सकता है मेरी बुक में कुछ पुराने रिकॉर्ड हों, तो क्योंकि मेरी बुक ओल्ड हो सकती है और आपकी बुक में कुछ लेटेस्ट रिकॉर्ड हो, तो उससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी बुक के हिसाब से वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अपनी बुक को वही जो रिकॉर्ड है ना आपके पास मेन वही रखो, मेरी में जो है वो ऐसे ही रहने दो। तो इसके लिए आप परेशान मत होइए कि सर मेरे वाले में यहाँ 2017 नहीं 2019 18 और 19 लिखा हुआ है, सर मेरे वाले में यहाँ 2.7 नहीं 3.8 लिखा हुआ है। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है बेटा। ये मतलब एक तरह से रिकॉर्ड है और जो हर साल क्या होता है? अपडेट होता है। तो उसी के हिसाब से फिर बुक वगैरह जो होती हैं उनके अंदर भी अपडेट होता रहता है। अब यहाँ कहते हैं कि जो महिलाओं की अपेक्षा जो पुरुषों की साक्षरता दर है वो करीब 16.6% अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर 16% अधिक है। देखो अगर ग्रामीण एरिया की बात की जाए, मीन्स रूरल जो है गांव के जो एरियाज़ हैं उनमें एजुकेशन जो है साक्षरता जो है वो कम है और शहरों में थोड़ी ज़्यादा है। एक तो सुविधाओं का फ़र्क हो जाता है, क्योंकि गाँव में इतनी ज़्यादा सुविधाएँ नहीं होती और गाँव में तो अब थोड़े से स्कूल जो हैं 10th या +2 तक कई गाँवों में तो अब होने लगे, लेकिन बहुत सारे गांव ऐसे भी जहां सिर्फ 5th क्लास तक स्कूल है या 10th तक भी है, कहीं पर 5th तक ही रह जाते हैं, कहीं पर 10th तक है, कहीं पर 12th तक है। तो सभी जगह ये इक्वलिटी नहीं है। फिर दूसरा, गांव में आज भी बहुत सारे पेरेंट्स यही सोचते हैं कि मेनली अगर लड़कियों की बात की जाए तो लड़की के बारे में सोचते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए। ऐसी सोच आज भी हमारे आसपास प्रेजेंट है। तो उस सोच की वजह से जो महिलाओं में साक्षरता दर है वो कम है, किससे? पुरुषों से। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं, कोई माइंड मत करना अगर उसके साथ ऐसी सिचुएशन हो, तो ये हमारे समाज की रियलिटी में आपको बता रहा हूँ। जैसे किसी के 2 चाइल्ड हैं, एक गर्ल है और एक बॉय है। उसमें से कई बार क्या होता है, गर्ल्स को हो सकता है गवर्नमेंट स्कूल की एजुकेशन दिलाई जाए और बॉय जो है उसके ऊपर ज़्यादा पेरेंट्स के ये सोचते हैं कि हमें ये लड़का जो है ये हमारे फ्यूचर को सिक्योर करेगा। ये इस विश्वास के सहारे वो उसको हो सकता है प्राइवेट में पढ़ाना शुरू कर दें। उसके लड़के की एजुकेशन के ऊपर काफ़ी सारे पेरेंट्स आज भी बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं कंपेयर टू गर्ल्स की। तो यहीं से तो वो जो अनइक्वलिटी वाला जो फैक्टर है ना वो सामने आता है कि महिलाओं को पीछे धकेला जाता है और पुरुषों को आगे रखने की बात कही जाती है। तो ये एक फैक्टर हमारे समाज के लिए बहुत ही गलत है, जिसमें काफ़ी सुधार देखो पहले से तो आ गया है और अभी भी धीरे धीरे होने लग रहा है।
और होना भी चाहिए। एकदम से तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे जो सुधार हो रहा है काफ़ी अच्छा है। पहले जो महिलाओं को इतना ज़्यादा दर्जा नहीं दिया जाता था हमारे समाज में, मतलब पुरुष के इक्वल, लेकिन आज धीरे धीरे इसमें सुधार आ रहा है, तो वो बहुत अच्छी बात रहेगी। आज भी ऐसे, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि बदलाव आया, लेकिन फिर भी ऐसे एरियाज़ बहुत सारे हैं बेटा जहाँ पर महिलाओं की दशाएँ पुरुषों के कंपैरिजन में बहुत बुरे हैं। लड़कियों को एजुकेशन के से अभी भी बहुत दूर रखा जाता है। बहुत सारे पेरेंट्स की ऐसी सोच है कि हम तो भाई 10th करवा देंगे। 10th क्यों करवा रहे हैं? उनकी वो इस सोच से करवा रहे हैं कि आगे कल को इसकी शादी वगैरह होगी तो वहाँ इसको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर लड़का पढ़ी लिखी मांगते हैं जैसे बहू वगैरह, तो ये एक थोड़ा सा लोगों के मन में एक लॉजिक चला हुआ है। तो बहुत सारे पेरेंट्स ये सोच के बढ़ाते हैं, ये सोच के नहीं बढ़ाते कि इसकी लाइफ सेट हो जाएगी, ये अच्छा पढ़ लेगी तो ये अपना भविष्य सुरक्षित कर सकती है, ये समाज के अंदर जो समाज की वृद्धि है, समाज का जो विकास है उसमें हाथ बटा सकती है। नहीं, ऐसी सोच रखने वाले बहुत ही कम हैं हमारे समाज में अभी भी। तो इसी वजह से आप देख सकते हो कि महिलाएं जो हैं वो एजुकेशन या टीचिंग वगैरह में ज़्यादा हैं, या छोटे छोटे आसपास के ही वर्क में हैं। ज़्यादा हाई लेवल में जो रेशियो है मतलब महिलाओं का, वो बहुत ही कम मिलता है। पॉलिटिक्स से ले लो, कितनी औरतें नेता वगैरह हैं, बहुत कम है। और अब जो आर्मी वगैरह है इनमें महिलाओं को अनुमति मिल चुकी है, तो देखो अब थोड़ा सा यहाँ पर सुधार हुआ है। वरना यहाँ पर महिलाओं को भेजना, अगर हम सोचें कि आपके दादाजी के टाइम में बहुत ही कल्पना, मतलब एक इमेजिनेशन थी वो, लेकिन आज सुधार हो गया। चलो आगे पढ़ते हैं। तो देखो ये अंतर हमें दिखाई दे रहा है, ग्रामीण और शहरी में अंतर है, और महिलाओं और पुरुषों की साक्षरता दर में अंतर है। तो यही तो वो व्यापक अंतर है जो जनसंख्या के अलग अलग भाग में पाया जाता है। 2011 वर्ष 2011 केरल में कुछ जिलों में साक्षरता दर 94% थी। हमारे देश का सबसे साक्षरता दर वाला जो राज्य है ना वो केरला ही है, जबकि बिहार में 62% ही है। वर्ष 2013 और 14 में प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के 8.58 लाख से भी अधिक गाँव में फैली हुई थी। मतलब इतने से ज़्यादा गाँव में जो है वो सिर्फ प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा मतलब प्राइमरी स्कूल, 5th क्लास तक का स्कूल जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं, उनकी बात करें कि इतने गांव में सिर्फ यहाँ तक फैली हुई थी। दुर्भाग्यवश स्कूल शिक्षा के इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई बीच में छोड़ने की उच्च दर ने कमज़ोर कर दिया है। अब देखो क्या है, बहुत सारे बच्चे तो सिर्फ इस निम्न स्तर मतलब प्राइमरी तक पढ़ के छोड़ देते हैं, या कई बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। ड्रॉप आउट जो जिसको बोलते हैं, ड्रॉप आउट कर जाते हैं। वो उच्च शिक्षा मीन्स उन्होंने 6th में एडमिशन ले लिया, छोड़ दिया, किसी ने 9th में एडमिशन लिया, 9th तक पढ़ा छोड़ दिया, 8th तक पढ़ा छोड़ दिया, तो वो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स होते हैं, उच्च शिक्षा के कह सकते हैं। या इनमें से भी कोई 4th करके छोड़ देता, कोई 3rd कर देता, वो ड्रॉप आउट स्टूडेंट हो गए। तो इनकी वजह से भी जो उच्च दर है ना, उच्च दर ने कमज़ोर कर दिया। इनकी जो उच्च दर है मतलब पढ़ाई छोड़ने वाले या निम्न स्तर तक पढ़ने वाले बच्चों की जो रेट है वो काफ़ी हाई है। उसकी वजह से ये जो हमारा स्कूल शिक्षा का जो विस्तार है वो कमज़ोर पड़ने लग गया। 6 से 14 वर्ष आयु के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान, देखो सर्व शिक्षा अभियान SSA भी बोल सकते हैं इसको, सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। तो देखो सर्व शिक्षा अभियान अंडरलाइन करेंगे आप इसे। सर्व शिक्षा अभियान कब चलाया गया? सर्व शिक्षा अभियान 2010 के अंदर चलाया गया। इसमें क्या था कि 6 से 14 साल के बच्चों को इस आयु के वर्ग के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा प्रदान जरूर की जाए, कि प्राथमिक तो कम से कम होनी चाहिए, उससे आगे भी होनी चाहिए, ऐसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये इसमें किया गया। अब इसका जो लक्ष्य था वो क्या था? राज्यों, स्थानीय सरकारों और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की यह एक समृद्ध पहल है कि जो राज्य हैं और जो स्थानीय सरकार है वहाँ की, और जो प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य तैयार किया गया कि प्राथमिक शिक्षा जो है वो सार्वभौमिक हो जाए, सभी लोगों को प्राथमिक शिक्षा मिले। तो इसके हिसाब से इन तीनों चीज़ों को जोड़ के को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता, कि आसपास का जो समुदाय है, जो समाज है, वो भी इसमें सहयोग करे इस शिक्षा के अंदर, इसलिए केंद्र सरकार ने ये पहल शुरू की थी। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लोटो शिविर प्रारंभ किए गए। ये सब बेटा ना गवर्नमेंट स्कूल के द्वारा, मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं ना उनमें
स्पेशली चलाई गई थी। तो देखो स्कूलों में बच्चों के एडमिशन, नामांकन का मतलब, नामांकन बढ़ाना मतलब रजिस्ट्रेशन करना, कि गवर्नमेंट स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन आ जाए। तो वहाँ पर क्या किया गया, सेतु पाठ्यक्रम चलाया गया, स्कूल लोटो शिविर प्रारंभ किए गए। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कौन से 2 प्रोग्राम या कौन से 2 कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। तो इसमें एक आ जाएगा सेतु पाठ्यक्रम और एक स्कूल लोटो शिविर, ये 2 प्रोग्राम आएंगे। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने, बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर का भोजन मतलब मिड डे मील की योजना कार्यान्वित की जा रही है। इन नीतियों से भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। देखो एक और योजना बनाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ सकें, या स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा है तो गवर्नमेंट स्कूलों में क्या अलाउड किया गया, मिड डे मील, दोपहर का भोजन, कि बच्चों को सुबह जैसे खाना खाकर आते हैं, अगर नहीं आते कोई बात नहीं, तो उनको दोपहर का जो भोजन होगा वो लाने की ज़रूरत है। स्कूल में अलग अलग तरह का जो पौष्टिक खाना होता है वो दिया जाता है। तो ये उसके अंदर किया गया, ये उनके मतलब इसको बढ़ावा देगा। तो एक आप बोल सकते हो कि बच्चों के पोषण को ध्यान में रखने के लिए और उनकी उपस्थिति को बनाने के लिए सरकार ने भोजन से संबंधित कौन सी योजना चलाई, दोपहर का भोजन, मिड डे मील योजना चलाई। 12वीं मीन्स ये जो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कह रहे हैं वो उसकी बात हो रही है। 12वीं योजना में उच्च शिक्षा में 28 से 23 आयु वर्ग के नामांकन में 25.2% की वृद्धि 2017 और 18 एवं 30% 2020 और 21 तक करने का प्रयास किया गया है। देखो ये तो लक्ष्य रखा गया है, ये तो टारगेट है, ठीक है। और ये भी टारगेट के हिसाब से दिखाया गया कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना होगी उसके तहत जो 18 जो और 23 के बीच में जो उच्च शिक्षा, जो हायर एजुकेशन है, मीन्स ग्रेजुएट है, जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट हैं, उनके अंदर भी काफ़ी बढ़ोतरी करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 2020 और 21 के हिसाब से कितना, 30, और 17-18 के हिसाब से 25.2। तो इनमें देखो दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ 2 साल का डिफरेंस है इनमें, और इन 2 साल में कितना बढ़ेगा, लगभग 4.8% इसको बढ़ाना है। लेकिन देखो अगर अच्छे से देखा जाए तो ये हमारा जो रिकॉर्ड है ये हम हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोविड-19 की वजह से, अब कोविड-19 की वजह से सरकार ये लक्ष्य नहीं पूरा कर पाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी समस्याएं आएंगी, क्योंकि अब स्कूल कॉलेज काफ़ी बंद हो गए हैं, इस वजह से काफ़ी लंबे समय से बंद हैं, और उसी की परेशानी हम भी झेल रहे हैं, सभी झेल रहे हैं। यह विश्व औसतन 26% से मिलती जुलती है। मतलब जो वर्ल्ड की अगर जो एवरेज निकाली जाए ना एजुकेशन के हिसाब से, तो वो 26% जो है उसके हिसाब से उसके आसपास है। यह रणनीति पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता, राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम। अब देखो इस रणनीति से क्या किया गया है कि पहुंच में वृद्धि का मतलब है कि बच्चों तक जो एजुकेशन पहुंचती है ना, वो उसमें उसके रिसोर्सेज में क्या होनी चाहिए, बढ़ोतरी होनी चाहिए, उनमें वृद्धि करनी है, कि बच्चों के अंदर शिक्षा ज़्यादा पहुंचनी चाहिए। उसके बाद कहता है 26%, उसके बाद क्या कहता है, देखो उसके बाद कहता है गुणवत्ता, इसके अंदर अच्छी गुणवत्ता होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ नाम के लिए बच्चे आगे पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, उनको अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, अच्छा सिस्टम होना चाहिए, उनके अंदर क्वालिटी आनी चाहिए। राज्यों के लिए विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना, कि जो राज्य थोड़ा सा परिवर्तन चाहते हैं पाठ्यक्रम के अंदर उनको स्वीकार करना है। व्यवसायीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का जाल बिछाने पर केंद्रित, कि शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यवसायीकरण ज़्यादा हो, मतलब व्यवसाय सीखें लोग, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए। और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोगी उसके अंदर उपयोग होना चाहिए, मीन्स जो सूचना प्रौद्योगिकी का जो IT है उसको भी, उसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। योजना दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ तथा संचार प्रौद्योगिकी की शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों के अभिसरण पर भी केंद्रित है। अब ये जो योजना है ना, ये जो दूरस्थ शिक्षा देती है, जो डिस्टेंस एजुकेशन करते हैं, देखो डिस्टेंस एजुकेशन क्या होती है बेटा, मान लो आप +1 कर रहे हो, आपने फॉर्म तो अप्लाई कर दिए +2 के लिए, +2 या 10th के लिए, या BA के लिए, या BSc के लिए, किसी भी मतलब उसके लिए, तो आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर पर पढ़ाई कर सकते हो। बस आपको जब एग्ज़ाम होगा तब आपको एग्ज़ाम